अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। और आज एक जो अपोजिशन की जानिब से जो एक कॉन्फ्रेंस की गई है, कौमी कॉन्फ्रेंस जिसे नाम दिया गया है, और उसके बाद शाहिद खान अब्बासी और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है। फिर उन्होंने कहा है कि आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तमाम पार्टी सियासत जरूर करती है और तमाम पार्टीज के अपने सियासी मफादात जरूर होते हैं, लेकिन आइन से हटकर कुछ नहीं किया जाता है और आइन के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होने को तैयार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कहने को ये जमहूरियत है, लेकिन इस जमहूरियत के नाम पर एक जो हमने कॉन्फ्रेंस की है, होटल इंतजामिया को डराया धमकाया जा रहा है और वो हमें कह रहे हैं कि हम माजरत ख्वाह हैं और उनकी जानिब से जो है वो हमें माजरत की जा रही है। कहने को ये जमहूरियत है, लेकिन हम एक कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकते हैं। मुश्तरका तौर पर रहनुमाओं ने क्या गुफ्तगू की है वो भी आपको सुनाते हैं। जो तमाम अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने यही बताया है कि जी ये इलेक्शन, सबसे पहले तो इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है, 26वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने इजहार किया है, और उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी अपने रिजर्वेशन रख रही है और अब तो वो हुकूमत को अच्छी खासी बातें भी सुना रही हैं। आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं वो भी बड़ा अलार्मिंग है, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने अपोजिशन जमातों को ज्वाइन नहीं किया है। तो तमाम अपोजिशन जमातें जो मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बना रही हैं, इस ग्रैंड अलायंस का नतीजा क्या होगा और इस ग्रैंड अलायंस में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उनका पहला मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाने का, क्या उसको भी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि पहले तो पीडीएम थी, मौलाना फजल रहमान की अम्ब्रेला के नीचे ये तमाम जमातें इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन अब हालात व वाकयात कुछ मुख्तलिफ है और जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है हर चीज को, ये बड़ा अलार्मिंग है। तो यही से हम अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज करते हैं और ओपन डिस्कशन करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, तमाम अपोजिशन जमातें, मैं अभी थोड़ी देर पहले शाहिद खान अब्बासी की भी जब गुफ्तगू सुन रही थी तो वो तो ऐसे, मैं हैरान थी, मुझे तो ऐसा लगा उनकी गुफ्तगू सुन के कि कभी ये नून लीग से इनका ताल्लुक रहा है या कभी ये नून लीग के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते थे ना। आज इतने गिले शिकवे शिकायतें, लेकिन इसका हल क्या होगा, क्या रिजल्ट क्या होगा, क्या ये तमाम इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख पे अगर नजर दौड़ाएं तो 77 साल तारीख इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तहरीकें चली उस पर पीएनए की तहरीक से शुरू कर लें, जजेस बहाली तहरीक तक आ जाएं, जिस तहरीक को और जिस मोमेंट को पीछे से ब्लेसिंग या सपोर्ट होती है उसका कोई रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन जिसको उस तरह से नहीं होती उसका रिजल्ट कभी नहीं आया। ये आज की बात नहीं है, मैं पूरे माजी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ। जजेस बहाली तहरीक में भी कुछ लोग ऑन बोर्ड थे और उसके बाद एक तय था कि ये जुलूस कहाँ से निकलेगा और ये कहाँ तक मार्च जाएगा और उसके बाद जजेस की बहाली हो जाएगी, और वो हो गई। अच्छा, अब इस इज्तिमा की तरफ अगर हम आते हैं तो इस पे जाहिर है एक अच्छी एफर्ट अपोजिशन कर रही है, इसको बुरा तो कोई भी नहीं कह सकता। जमहूर की आवाज और इज़हार राय की बात तो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन थोड़ी सी लेट है और इकट्ठे होने में इन्होंने बहुत डिले कर दिया और अपोजिशन तकसीम भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, जब भी जरूरत पड़ती थी बेनजीर भुट्टो को या किसी को जो अपोजिशन के अंदर होती थी जमात, वो उनके पास जाते थे, वो सारी जमातों को लेके एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठा करते थे और उसके बाद वो एक राइट सिमत के अंदर एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाते थे। अच्छा, अब यहाँ पे कोई नवाबजादा नसरुल्लाह रह नहीं गया, कोई है ही नहीं, किसी पे इत्तेफाक नहीं। और जो साहब जेल के अंदर हैं वो भी सोलो फ्लाइट, चूंकि उन्होंने इतनी ज्यादा की है कि जो अपोजिशन जमातें आज इकट्ठी हो सकती थी वो सारी की सारी जमातें वो हैं कि जिनको एक एक बंदे का, किसी का उल्टा नाम उन्होंने रखा हुआ है, किसी को कुछ कहते रहे, किसी को कुछ कहते रहे, क्योंकि वो समझते थे कि पता नहीं उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है और कभी ये जरूरत पड़ेगी नहीं। अब तो वो इकट्ठी हो सकती हैं अपने अपने मुतालबात के लिए। देखिए, वो अपने अपने मुतालबात के लिए ही हो रहे हैं, हाँ। अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हो रहे हैं, लेकिन बात का तो होता है कि एक नेशनल एजेंडे के ऊपर ना सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये नेशनल एजेंडा नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस पर थोड़ा सा आपस के अंदर एक रिलेशन भी होता है ना। अब दो चीजें हो रही है, कोऑर्डिनेशन, एक तो कोऑर्डिनेशन भी साथ साथ बेहतर करने की पीटीआई कोशिश कर रही है, रिलेशन भी बेहतर करने की कोशिश कर रही है,
اور ساتھ ساتھ اس کو ایک قومی سیمینار قرار دے کہ ایک نیشنل ایجنڈے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ابھی تک واضح نہیں، ہمارے سامنے تو نیشنل ایجنڈا اور اس کے نکات نہیں آئے کہ یہ کون سا نیشنل ایجنڈا ہے جس پہ سارے حضرات کٹھے ہو رہے ایک ہیں۔ ہوٹل میں ان کو کانفرنس تک تو کرنے نہیں دے رہے راحت صاحب، حکومت اتنی جمہوریت میں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوٹل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں آپ بتائیں، ہمارے وہ viewers کو ہوٹل بھی بھی بتائیں۔ وکلا کو ایک پلاٹ ملا تھا، اچھا اور اس تحریک کے بعد جو افتخار چوہدری صاحب جس میں بحال ہوئے تھے تو انہوں نے وکلا کا وہ ہاسٹل ہے بیسیکلی لیجنڈ ہوٹل، تو وہاں پہ وکلا کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ رہتے ہیں، اور جس حال کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہے اس کو آسما جہانگیر حال کہتے ہیں، اور آسما جہانگیر نے تو پوری زندگی ایک اظہار رائے کے لیے وقف کیے رکھی، اچھا لیکن آج احسن بون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی لوگ جو ہیں، وکلا تقسیم ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وکلا کی تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی سیاست بھی تقسیم ہے، آپ کا میڈیا بھی تقسیم ہے، وکلا بھی تقسیم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہ کہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہی ایک طرف ہیں، نہیں، تقسیم ہے، اور اس نہیں کا حکومت نتیجہ کو یہ کیا ضرورت ہے؟ چلے وکلا کو ہال تھا، آسما جہانگیر ہال تھا، کیا ضرورت تھی دھمکیاں دینے کی انتظامیہ کو بقول ان کے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جو ہوٹل انتظامیہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ بھئی کل نہ آنا یہاں پر کوئی کانفرنس کرنے کے لیے، ہم اویلیبل نہیں کچھ لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سیل بھی ہو جائے یا ہو جائے، بتائیں رانا دیکھیں صاحب۔ بہرحال شاید خاقان عباسی صاحب اس حوالے سے تو خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے کر تو لیا نا، پی ٹی آئی کو تو کرنے بھی نہیں دے رہے، وہ کہیں پہ اعلان کرتے ہیں ورکرز کنونشن کا یا وٹ ایور جو بھی، تو وہ تو راتوں رات ہی وہاں سے اڑا دیا جاتا ہے، تو یہ تو چلے اتنا تو ہو گیا، حالانکہ دیکھا جائے تو شاید خاقان عباسی صاحب انڈائریکٹلی حکومت کے لیے ہی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت کے لیے وہ کیسے؟ دیکھیں نا وہ کس طرف لا رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے تحت یوں کرنا چاہیے، ہمیں قومی ایجنڈے میں رہ کے یوں کرنا چاہیے، ہمیں جمہوریت کے اندر رہ کے کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ تو یہ اگر اچھی بات ہوتی تو پھر 26ویں ترمیم نہ آتی، اور یہ اگر اچھی بات ہوتی تو آج اپوزیشن کو ٹینٹ نہ اکھاڑے جا رہے ہوتے، اگر یہ اچھی بات ہوتی۔ عمران خان کی لڑائی شہباز شریف سے ہے ہی نہیں، عمران خان کی لڑائی مریم نواز شریف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کی لڑائی کہیں اور ہے، عمران خان کو اگر ریلیف ملنا ہے تو وہ کہیں اور سے ملنا ہے، اچھا عمران خان کو اگر کہیں سے چھوٹ ملنی ہے تو کہیں اور سے ملنی ہے، اس بدبودار ناکارہ نااہل جمہوریت کے نام پر ہونے والے فراڈ سے نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، جس جمہوریت کے اندر وہ ایک بندہ خود کو آگ لگا کے مر جاتا ہے اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، نہ اس شہر کا میئر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ اس ملک کا وزیر اعظم، کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، سو یہ جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھکوسلہ ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اس ڈھکوسلے کا حصہ بنے اور مل کے ایک جدوجہد کریں جمہوریت کے لیے، یہ وہ، میں یہ ان سیاسی دیاڑی بازوں کے اوپر یقین ہی نہیں کرتا۔ شاید خاقان عباسی جیسے لوگ جو اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، کتنی دفعہ وہ وزیر رہے، وفاقی وزیر، پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم رہے، آج وہ اس سسٹم کو گالیاں دے رہے جو اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ حکومت سے بھی لڑے، پھر سسٹم سے بھی لڑے، اور پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے بھی لڑے؟ کچھ باقی رہ گیا؟ بلکہ آپس میں بھی تو ایک دوسرے سے لڑ ہی رہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو لڑ ہی نہیں رہی، یہ ایک اکیلا بندہ ہی لڑ رہا ہے جو وہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کے باہر لوگ تو موجے کر رہے، ٹھیک ہے، وہ آج خطاب بھی کر رہے تھے، پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، لندن بھی سیر کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ کس سے لڑ رہے؟ لڑ تو وہ اکیلا بندہ رہا ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مجھے پھر کہنے دیجیے گا کہ مجھے نا بڑی ہنسی آتی ہے پاکستان کے اوپر، ہم پتہ ہے کون سے قوم ہے، ہم پہلے ایک بکرا لیتے، اس کے گوشت کرتے، ٹکڑے کرتے، پھر ہم اسے پیستے، پیسنے کے بعد ہم اس کو پھر کوفتوں کے نام پہ نا بوٹیاں بناتے، یعنی ہم کسی بات پہ متفق ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہ سارے دیہڑی باز سیاستدان ہیں جو کل کھڑے ہوئے تھے شہباز شریف کے ساتھ، آپ نکالیں وہ تصویر دکھائیں لوگوں کو، یہ شاہد خاقان عباسی، یہ کیا نام ہے مفتاح اسماعیل، یہ وہ اچک زئی، یہ سارے اس فریم میں کھڑے ہوئے، یہ مولانا فضل الرحمان، عمران خان کی حکومت گرانے میں انہوں نے کردار ادا کیا، آج عمران خان کی حکومت اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنے ایک جگہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور تسی کسے پاسے لگو، کوئی اخلاقی طور پہ کہیں پہ تو اپنے آپ کو سٹینڈ کرو،
नवाबजादा नसरुल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो भी मतलब वो इसको खेल बना दिया था सियासत को। पहले बेनजीर के खिलाफ कार्रवाइयां डालते थे नवाज शरीफ से मिलके, फिर नवाज शरीफ से मिलके बेनजीर के खिलाफ कार्रवाइयां डालते थे। बिल्कुल ठीक हो गया। राज साहब, अभी फिलहाल जो ये एक कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जा रहा है, ये तमाम अपोजिशन जमातों से या ग्रैंड अलायंस के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसका क्या हुकूमत कोई प्रेशर लेगी? वहाँ शहबाज शरीफ साहब तो मुआहिदे कर रहे हैं ताशकंद में और उज़्बेकिस्तान में, और फिर दौरे कर रहे हैं, सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, वो तो बड़ी पॉजिटिव खबरें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो ये ऑपोजिशन क्यों ये सब ड्रामा कर रही है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रेशर गवर्नमेंट लेगी। राणा साहब ने अभी बात की कि जी वो मजदूर मर गया हाई कोर्ट के हाथे के अंदर, और किसी MN MPA, किसी वजीर, किसी मशीर, वजीर आला और मेयर और किसी ने बात नहीं की। मैं पूछता हूं कि देखें, हुकूमत तो बहुत ही बुरी है, चलो उसने तो बात नहीं की। किसी मीडिया के मुझे बताएं कि किसी जगह को जिक्र नजर आया, कोई कॉलम उस पर लिखे गए, कोई सफा उस पर भी छपा है, कोई चैनल ने, किसी ने कोई उसको स्टोरी के तौर पे लिया है? हमने तो कोई कल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उसका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है? या अपोजिशन के कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर उसके घर चले गए हों? कितने लोग हैं? ये अपने जलसों के ऊपर तो अरबों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। कोई 5 लाख रुपया कोई PTI का कोई लीडर लेके, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई अपोजिशन का, चलो पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट के अंदर है, ये जितने अपोजिशन के लोग कौम के गम में उधर इकट्ठे हैं, कोई 2 बंदे उसके घर भी चले जाते यार, कोई नहीं गया। देखिए राणा साहब, ये जो एलीट क्लब है और आम लोग हैं, ये आपके और मेरे लिए किसी जमात के पास कोई खबर नहीं है। जो जिस खबर के चक्कर में 77 साल गुजार दिया हमने कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी उम्मीद, वो सारे एक जैसे अल्लाह के फजल से। और आपने सही कहा, ये जो आज सियासी बेरोजगार हैं सारे हजरात ही, ये बेसिकली इनका कौमी एजेंडा क्या है? कौमी एजेंडा सिर्फ इतना है कि जी सानू भी नौकरी दे दे, कुछ तो करें हमारे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें बेशतर लोग वो हैं जो जाके तरले लेते हैं, जो जाके मिन्नतें करते हैं, और बेशतर लोग वो हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं। और या तो ये देखें, ये कौमी एजेंडा कौम के इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन से निकालने के लिए कोई कौम के सामने लेके आए, चले आजेगा, कौम के सामने हमें बताओ कि यार ये लोग हैं, एजेंडा है क्या, ये और चलो यही तय कर ले कि आज के बाद ये जितनी अपोजिशन जमाते हैं ये कभी गेट नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, इसके हलफ दे दे। चले ठीक है, ठीक हो गया, आपकी बात ठीक हो गया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक पर हमें जाना है, स्टे विद अस। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान में कुछ रोज से मौजूद नहीं थे और वो ऑक्सफोर्ड के दौरे पर थे, और वहां पर जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही हैं उसके हवाले से वो रोज कोई वीडियो बयान भी जारी करते थे, और आज जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़े मजेदार बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी थी, अदरवाइज जो 26वीं तरमीम है उसकी तो जो रियल शक्ल है उसकी वो तो बड़ी मुख्तलिफ थी। हमने इसको डिफाइन करके, रिफॉर्म करके, मजीद इसमें बेहतरी करके, कांट छांट करके ये तब आई। और फिर पैका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस जो आया है ये असल में बहुत डेंजरस था। ये सब काविशें पीपल्स पार्टी की हैं। जरा उनकी गुफ्तगू सुने। बिलावल की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से भी उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर भी कमेंट किया है। मैं चाहूंगी जुल्फिकार राज साहब, आप पर आने से पहले राना साहब, बिलावल आपके तो भतीजे हैं, आप तो वैसे भांजे हैं, आप तो वैसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए बात ये कि बिलावल कभी कभी ना उसमें भुट्टो का खून जोश मारता है, और वो फिर बात कह के फिर वो कहता है पुलगी में पुल गई हो जाने, ठीक है ना। फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाते। फिर उनके अब्बू कहते हैं कि यार तू अपनी नौकरी तो तेरी कोई है नहीं, मेरी भी गवा देंगे, ठीक है। आज उन्होंने जो 3-4 जुमले कहे बड़े मानी खेज हैं। अच्छा, जैसे ये जुमला कहना है कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मतलब है आप जरा समझे कि इस हालात के अंदर वो इतना बड़ा जुमला अगर कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और इसे जरूरत क्यों पेश आई? रियासती इदारे कौन से? जुडिशरी? ये तो वो खुद बताएंगे कि वो कौन से इदारों को की तरफ इशारा कर रहे हैं, या वो उनका मकसद क्या है। TMA के बारे में, हाँ, जिसके भी हो सकता है कि वो पानी माफिया की बात कर रहे हो, लेकिन ये कि जो उन्होंने कहा है इसकी तो अब उन्होंने वजाहत खुद देनी है, ठीक है। और ये जो पेका ऑर्डिनेंस का कहना है ना कि हम ना होते तो 30 साल, एक बंदा मर गया तो कत्ल हो गया तो वह दूसरा बंदा कहता है कि यार शुक्र है मुंह पे गोली लगी है, सीने पे लगती तो बनियान भी खराब हो जाता, ठीक है। और बंदा तो मरवाता, साफियों को तो मरवा दिया तुमने। अच्छा, तुम शरीके जुर्म हो,
26वीं तरमीम जैसे एक गैर आईनी फेल का हिस्सा हो तुम, और तुम आइन का अब वो हिस्सा है, गैर आइनी कैसे हुआ? मैं तो उस आइन को मानता हूं जिस आइन के अंदर अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में खुद को आग लगा ले तो वो आइन उसके साथ खड़ा हो जाए और तमाम लोगों को कटहरे में खड़ा कर दे। और अगर आइन गूंगा बहरा रह जाता है तो मैं ऐसे आइन को नहीं मानता, ठीक है ना। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं नहीं मानता। मैं कौन से शहबाज शरीफ हूं जो मैं फैशन के अंदर ये कहूंगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं आई मीन इट। दूसरी बात ये है कि ये जो बिलावल साहब को बासी कड़ी में बार बार उबाल आ रहा है, वजह क्या है कि उन्हें ये नजर आ रहा है कि मरियम जो है ना वो अब वो बहुत ऊपर चली गई है, उनकी प्रोजेक्शन जितनी हो गई है, अल्लाह नजर बद से बचाए। मैं तो रोज क्या कहते हैं गुजरते हुए उनके लिए हर मिठाई की दुकान पे उनके लिए दुआ करके जाता हूँ कि ये मेरी तरफ से उनके सदका है। बकरों पे जितने भी खड़े थे हाथ फेर के कहता हूँ मेरी तरफ से सदका है मरियम साहब का। इतनी मोहब्बत मरियम नवाज से, अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए। यही मुझे खतरा होता है जब बंदा इतना ऊपर जाता है तो मुझे कुछ डर सा लगता है, अजीब सा। नहीं, उन्होंने देखें वही बात कि वो प्रोजेक्शन अपनी क्यों ना करें जब वो काम कर रही हैं। ठीक है, चले अच्छी बात है, काम कर रही है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि बिलावल भुट्टो आप जरा हिम्मत करें, जरा जबान को खोलें, अगर खोल रहे, और ये बताएं कि कैसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। करें ना, हिम्मत आए ना मैदान में। 26वीं तरमीम करवा के आप खुद ही कत्ल कर, आप ही पाना कुंडियां, आप ही खींचना डोर। रीडिफाइन किया है क्या वो ये शक्ल रीडिफाइन की है? तो अगर ना रीडिफाइन होता तो कितनी भयानक होती। आप ये कोई बात नहीं है कि यार वो मैंने देखो कत्ल जो है वो तो कुंद आले से कर रहा था, मैंने उसे कहा कि तेज से कर दो ताकि तकलीफ ना हो। भाई कत्ल तो कत्ल ही है। अच्छा। आपने अदलिया का 26वीं तरमीम के बाद आपने अदलिया के अंदर से सारा कुछ जहर निकाल दिया, और उससे आई एम सॉरी कोई मिसाल ऐसी अजीब सी है कि सामने से जहर निकाल दे तो गडोया हो जाता है, ठीक है ना। आप अब कहेंगे गडोया क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बिलावल भुट्टो में अगर इखलाकी जुर्रत है, वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद के कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, नाम लेकिन का होने वाला है, नहीं तो फिर मैं अगर कल तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और आप अपनी बात से फिर गए तो फिर मैं वही कहूंगा कि आप इतना ही बोल सकते हैं जितना आपको इजाजत होती है। नहीं, वो बोलते तो बड़ा दबंग है, वो आप समझते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, गुफ्तगू वो करते हैं। इस्लामाबाद वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने की जरूरत है, ये तो वो पहले भी बटनों वाले बाबे बैठे हुए हैं, इनके बाबा ही बैठे हैं, तो ये किनको कह रहे हैं, किनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है? राज साहब देखिए जी, बड़ी एक बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदानों की इन मुनाफिकत ने ये बेड़ा गर्क किया है। जो सिचुएशन आप देख रही हैं और भुगत रही हैं और आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें भुगतेंगी, उस सारी की जिम्मेदार इस जैसे लोग भी हैं, बहुत सारे, ये जो बिलावल साहब जैसे हजरात, कि वो यहाँ पे जाके पूरी कौम को पीका एक्ट के अंदर बांध के 26वीं तरमीम में वो कहते थे कि ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है, और किस तरह वो मशीन की तरह घंटा इधर अगले घंटा उधर वो ऐसे भागते थे पूरे इस्लामाबाद के अंदर, कराची, जहाज, हेलीकॉप्टर। वजह असल में यह है कि डिसअपॉइंटमेंट कहां हो गया, उसको ढूंढे। खबर क्या है? खबर यह है कि मसूफ के पास चिट थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, और वो चिट कहीं गुम गई है, और वो चिट चली गई है मरियम साहबा के पास। अब गुस्से से वहां पे जाके ये उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए कि अदारों को इस्तेमाल। अब देखिए ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अच्छा, कि जी अदारों को नाम तो नहीं लिया, आप दोनों क्यों नहीं, आप मुझे बताएं, वो कहते हैं कि जी अदारों को नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं कि अदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। क्या वो टीएमए का अदारा है, कोई हैदराबाद का वाटर पंप का अदारा है, कोई यूनियन काउंसिल है, या जिला काउंसिल है, कौन सा अदारा है, किस अदारे की बात, वासा के दफ्तर की बात कर रहे हो, और सियासी इंतकाम किसके लिए? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर अदारों का अमल दखल हो। भाई अगर वो अमल दखल आपके लिए हो, आप प्राइम मिनिस्टर सुबह बन जाए तो वो सारा शरई है, सारा जायज है, तो अगर किसी और के लिए हो तो फिर वो बहुत ही बुरा है। इनको जमहूरियत भी मुसीबत ये है, हर लीडर की जमहूरियत भी अपनी है, उसके सियासी शेख भी अपने हैं, उसके गाजी भी अपने हैं, अपने नैरेटिव है, अपने बयान आते हैं। सुबह आप इनको एक टेलीफोन करके कहेंगे जी ताड़ा नाम दोबारा शामिल हो गया इस दौड़ से, तो कहेंगे जी अदारे भी ठीक है, मुल्क भी ठीक है, सियासत भी ठीक है, क्या बात है। लेकिन आप इससे अच्छी जमहूरियत तो मैंने देखी नहीं। कि पीपल्स पार्टी ने बाहर जाके बयान चौके दे रहे हैं, इधर
بیان ان کا اور ہوتا ہے, باہر جا کے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو کہ یہ باہر فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے نا وہاں پر, اسی وجہ سے یہاں پر پیکا آرڈیننس لگ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب رہے 11 سال تک جیل میں رہے, میری والدہ نے جو ہے وہ مصیبتیں کاٹی ہے, لیکن ہم نے انتقام کی سیاست آج تک نہیں کی ہے, اور اس کا کریڈٹ تو وہ صحیح لے رہے ہیں پیپلز پارٹی. میں ایک کریڈٹ تو بہرحال آپ دنیا کی کوئی طاقت ان سے نہیں چھین سکتی. جب بلاول بھٹو اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے 4 قبریں ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, ان کے ماموں دونوں جن کو قتل کیا گیا. تو ان کا کنٹریبیوشن پاکستان کی سیاست میں کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت میں جتنا کنٹریبیوشن ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کسی کا نہیں ہے. Indeed. تو پھر لیکن عمل کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں, اصل بات یہ کہ آپ قبروں کے مجاور مت بنے, قبروں کی مٹی مت بیچیں, آپ اپنی کارکردگی دکھائیں کیا ہے. آپ خود پانی لے کے نہاتے ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے, 35 سال سے آپ حکومت کے اندر ہیں, 35 سال سے آپ سندھ کے اندر موجے کر رہے ہیں. سندھ کے اندر اب جو یہ وائس چانسلر رکھے جا رہے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے, پی ایچ ڈی کی شرط ختم کر دی ہے. یعنی یہ آپ کہاں پہ, آپ کتنے لوگوں کو اپنا اوبلائج کرنا چاہتے ہیں سندھ کے اندر. آج اگر آپ باتیں کر رہے ہیں نا جی ادارے سیاسی وہ چھوڑ دیں اور یوں کر دیں, آج میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, اگر آج پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی. جی ڈی اے جیت گئی تھی ایک دفعہ, اور جی ڈی اے کو یہ کہا گیا تھا کہ جی انتظامی معاملات ہیں لہٰذا ان کو چلنے دیں, ٹھیک ہے. وسیع تر ملکی مفاد جو ہے نا, وہ میں نے کا نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا ہے. جس کے اندر آپ جس کو چاہے غدار کہہ دیں, جس کو چاہے کچھ کہہ دیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ارینجمنٹ کے تحت بیٹھے ہوئے. آج فیئر الیکشن سندھ میں ہو جائے, تمہارے اسکولوں میں گدھے تم نے باندھے ہوئے, تم نے تھر کے اندر لوگ پیسے مر جاتے ہیں, ویکسین کتوں کی نہیں مل پاتی, ٹھیک ہے, پانی مافیا عروج پہ, چائنا کٹنگ عروج پہ ہے, ٹھیک ہے, بھتہ مافیا عروج پہ ہے. آرمی چیف کو تاجر کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو ایک پیرالل حکومت چل رہی ہے. آپ کسی طرح کس منہ سے اداروں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں؟ یا شیخ ذرا اپنے بھی دیکھ, آپ چھوڑ دیں کہ آپ باقی کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی کارکردگی ٹھیک کر کے دکھائیں, میں مان جاؤں گا آپ کو. اپنی کارکردگی تو وہ دکھا رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں وزارتیں نہیں لینی, سب سے اچھا ہے ہمارا, مزہ لینا ہے, وزارتیں نہیں لینی. یعنی کیبل ٹھیک آتی ہے, عوام سے کوئی جو گالی آئے گی وہ دوسری طرف جائے, مزے ہم لیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوتے ہی جتنے بلینز کے یہ مالک تھے, اور اس کے بعد جہاز سے کبھی نیچے پہنچ نہیں رکھا, ایسے کر کے جٹ جاتا ہے دبئی, اور ایسے کر کے واپس, اور ایسے, یہ سارا جو سین ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور آج بھی کراچی کے اندر جس طرح رانا صاحب نے بات کی, جو سین چل رہا ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ بیان, چلو بہت اچھا بیان ہے آپ کا, اس کو بڑے باہر لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوگا کہ ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے ریاستی ادارے سیاست نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ پرماننٹ اسی پہ ہی پکے ہو جائیں. حلف دینا کہ آج کے بعد میں اس سے نہیں ہٹوں گا, میں اسی پہ رہوں گا. کیا کس چیز پہ کہ ریاستی کریں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کریں, شروع کریں. پیر پگاڑا کے بیان سن لینا, جو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن یہ کیسے جیتے, کریں اس پہ بات, کریں, ثابت کریں کہ غلط کہہ رہے تھے وہ. جو انہوں نے پیر پگاڑا نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ اس بار بھی الیکشن ہارے ہوئے تھے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن کو کیا کیا کس طرح ابلائج کر کے وہ کیا ہے. بیان کی حد تک تو پھر بہت سے بیانات ہیں, وہ کہتے ہیں نون لیگ بھی الیکشن نہیں جیتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بیانات کہتے نہیں ہیں, آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کی بات کو نہیں کہہ رہا کہ کہتے ہیں, تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاستدانوں کی تضاد نے, بتا رہی ہوں, سیاستدانوں کی تقسیم نے, تضاد نے بیڑا گرک کر دیا, اور لوگوں کا بھی, رانا صاحب کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا وہ قتل ہو گیا اور قتل کر دیا, اور اس نے کہا کون دالے سے نہ کر. سوال یہ ہے کہ قوم کیا کر رہی ہے, قوم بھی کہتی ہے جوتے مارنے والے بندوں میں اضافہ کر دیں, قوم تو اس ٹائم اور کوئی نہیں پوچھ رہی کہ جوتے مارے کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو وہ گیا, بھی مست ہوئے ہوئے ہیں. نہیں ایسے کیوں نہیں پوچھتی, عوام بےچارے کو جوتے پڑے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوچھتے نہیں ہیں, بلکہ حکمران گاتے تیرے وہ چیمپئنز ٹرافی میں مست ہوئے ہیں, اور بات کوئی نہیں ہے. ادروائز پولیٹکس تو ہمارے یہاں پر کھانے کی میز ہو یا کہیں باہر بیٹھے ہوں, جو ٹاپک اور ڈسکشن آف ٹاپک وہ یہی ہے, پولیٹکس ہے. مجھے جانا بریک پر, اسٹے ود اس.
वैसे तो अखबारात जो हैं, पहले एक ज़माना ऐसा था कि प्रिंट मीडिया, मतलब ऐसी कोई खबर आती थी तो धड़ल्ली मच जाती थी कि भाई प्रिंट मीडिया में खबर आ गई है, और उन रिपोर्टर्स के और उन एडिटर्स के बड़ा एक सख्त चेक एंड बैलेंस होता था सहाफ़ियों का। अब उसके बाद फिर टीवी आ गया, टीवी इंडस्ट्री आ गई, और उसमें आके जो सहाफ़ी हैं वो जब चेहरे सामने आ गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ नाम बनाया। और जब से सोशल मीडिया आया अब तो हर कोई जो है वो अपने आप को जर्नलिस्ट ही कहता है, बट स्टिल अगर किसी ने ऑथेंटिक खबर देनी होती है या ऑथेंटिसिटी का बताना होता है तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही रुख करते हैं। और पंजाब हुकूमत अभी तक 1 साल में जितनी कारकर्दगी दिखा चुकी है या जितना काम कर रही है, उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन को एक कंपाइल करके एक ऑलमोस्ट 60 पेजेस का एक प्रोफाइल बनाया है, और वो तमाम जो अखबारात हैं उनके साथ शेयर किया गया है कि ये हमने 1 साल के अंदर ये काम किए हैं। और आज तकरीबन हर न्यूज़पेपर आपको नजर आएगा, वही इश्तिहारात नजर आएंगे कि क्या क्या पंजाब हुकूमत ने किया है और किस तरीके से जो है वो मरियम नवाज दिन रात एक करके मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। जुल्फ़िकार राज साहब, इस पर नाकदीन बहुत से जो है वो सोशल मीडिया पर तो बहुत तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की है। जाहिर है उन्होंने काम किया है, कारकर्दगी दिखाई है। अगर किसी और गवर्नमेंट ने कुछ दिखाया है तो 60 सफ़ात भर ले वो भी। देखिए, बड़ी मुनासिब बात है आपकी, लेकिन तनकीद करना तो बड़ा आसान है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो साहब जेल के अंदर आजकल, इनको इसी मीडिया ने सर के ऊपर उठाकर इक्तदार के अंदर लेके आया था, और जब वो इक्तदार उन्होंने संभाला और वज़ीर आज़म बने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इसी मीडिया का गला घोटा। और प्रिंट मीडिया तो उन्होंने कहा जी बंद ही कर दें। उनको एक लिस्ट पेश की गई, उन्होंने कहा जी ये 400-500 अखबार क्या करते हैं, इनको सबको बंद कर दें। और सारे लोग एपीएनएस सीपीएनई चीख चीख के कहती रही कि भाई इन अखबारों का भी एक रोल होता है। Yes. और डेमोक्रेसी के लिए ये अदारे काम करते हैं और अखबारों का एक रोल होता है, मीडिया का एक रोल होता है। उन्होंने कहा जी मैनू नहीं पता, बस सोशल मीडिया से असी गल कर देती है बस काफी। तो अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती कर लिए और प्रिंट मीडिया का गला घोंट दिया। और जिस तरह लोगों ने गुजारा उस दौरान किया है, और लोग तोबा तोबा कर गए, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जब प्रोजेक्ट्स होते हैं और कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करती है तो उसका एक खास परसेंटेज होती है, बजट होती है कि उसकी शफाफियत के लिए आपने पब्लिक को एड्स की सूरत में या कंटेंट की सूरत में बताना होता है। अच्छा। और ये कोई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये कोई हवा में बात है, ये लिखी पड़ी बात है। ये आपकी आईनी और कानूनी तौर पे ये बात है कि उसको आप कानूनी तौर पे जस्टिफाइड एड्स दे सकते हैं। अच्छा, करोड़ों रुपए की एड्स पंजाब गवर्नमेंट जो दे रही है वो जस्टिफाई है। अब आपने खुद अपने इब्तदाइया के अंदर कहा कि 60 सफ़ात जो आए हैं, 60 सफ़ात के पीछे 60 सफ़ात की कहानी भी है। कुछ लोगों को लोग तस्वीरें गिन रहे हैं, कुछ लोग सफ़े गिन रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं गिन रहे कि प्रोजेक्ट्स कितने हैं। 90 प्रोजेक्ट्स भी तो है ना। और हर सफ़े के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई हैं, भाई वो तस्वीरें किसी एक्टिविटी की हैं, कोई काम करते हुए हैं, कोई घर के अंदर बैठे हुए ड्राइंग रूम की अगर तस्वीरें बना के उन्होंने पोस्ट बना के छाप दिया है तो जरूर बात करें। अगर वो 60 सफ़ात के ऊपर जो छपा है वो एक कहानी है, वो खबर है, कोई एक्टिविटी है, कोई उन्होंने इवेंट्स क्रिएट किए हैं, कोई काम किए हैं और उसका वो छपा है, तो फिर कम से कम इस पे जरूर सोचें। और ये जरूर कहें कि बाकी सूबों के पास छापने के लिए हो सकता है इतना कंटेंट और इतनी तस्वीरें हो ही ना हो। और अगर उन्होंने इतना काम किया है तो वो 200 सफ़े छाप ले, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है भाई। राना साहब, आप खुद अखबार के एक एडिटर हैं और मुझे ये बताएं कि जितने भी अखबारात हैं उनकी सुर्खियां, शेयर सुर्खियां और सारे का सारा कंटेंट, लीड, सुपर लीड कोई मुख्तलिफ नहीं है। ये कैसे है? मतलब कि क्या तमाम एडिटर्स रात को इकट्ठी कोई जूम मीटिंग करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड होता है? एक्चुअली ना एक थोड़े से कंफ्यूजन लोगों में फैली कि यार सारे न्यूज़ एडिटर एक ही तरह का सोच रहे हैं और क्या कहते हैं एक ही तरह का लेआउट, एक ही तरह की सुर्खियां। तुसी भी एक तरह नहीं सोचे रहा थे। वो एक्चुअली ये फुल पेज इश्तहार है, ये कोई अखबारों ने नहीं खुद बनाया है। अच्छा। ये इश्तहार रिलीज हुआ है, लेकिन इसमें देखें मैं सहाफ़ी हूँ, वैसे आए हैं अखबारात को वर्कर को तनख्वाहें मिलेंगी, ज़रा अच्छा है,
ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है। मेरा भी एक न्यूज़पेपर है लेकिन मैंने ये नहीं छापा। जी जी, मैं आपने खुद ही कह दिया, आपने मुझे कहा था कि मैंने कहना है, लेकिन नहीं, मैं कह दूं कि लोग समझे नहीं तरीफा कारण, पता नहीं इन्होंने 60 मुनीर रियाजी का शेर था, आपने तो छाप दिया। हम मुनीर रियाजी का शेर था ना, हमेशा देर कर देता हूं इन्होंने छापे, मैंने तो जुल्फकार रात का अलमिया ये कि हमेशा जल्दी कर देता है। मैंने जो मैं तारीफ करता उसकी वैल्यू होती, आपने अपने मुंह से तारीफ करके अपनी बात गंवा दी, ठीक है ना। अच्छा आप सुने, वो फुल पेज एक स्टार था, लेकिन मुझे देखे सहाफत की कुछ इखलाकियात होती है, ठीक है। अखबारात में हमारा ये यकीन है कि फ्रंट पेज हमारा सबसे मुकद्दस मुकाम होता है, पेशानी जिसमें नाम अखबार का होता है, उसके बाद कुछ स्पेस। लेकिन अगर कोई बंदा पैसों के सर पे पूरा अखबार ही खरीद ले तो फिर सहाफत बिक गई, क्या ठीक है ना, सहाफत तो खत्म हो गई। अगर ये तो फिर कोई भी, मलक रियाज के पास इतने पैसे हैं, वो रोजाना अखबारात को रोजाना मेरी बड़ी फोटो लगाएं और मलक रियाज जिंदाबाद लिखें और हम कहें कि जी हम छापेंगे क्योंकि हमें स्टार मिल रहा है, तो इखलाकियात तो नहीं रही ना फिर कोई बात। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये जो हमारी सहाफत है, मुझे उस पे सप्लीमेंट पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा। मुझे द वे ये जो अखबारात ने एक ही तरह का पूरा पेज ही भेज दिया, उस पे जरूर दुख है कि यार कुछ जगह हमें अपनी लेनी चाहिए थी कि हम अपनी खबर लगा के बताएं कि नहीं अखबार बिकाऊ माल नहीं है, ठीक है। इसमें हम बड़े बड़े लोग के सहाफत नजरियाती की बजाय मालियाती ज्यादा, मालियाती और नजरियाती और हशरियाती हो गई है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह कि देखें वो जो 60 सफ़ों का सप्लीमेंट है ना, उसमें मरियम साहिबा काम कर रही है तो 170 तस्वीरें उनकी, और वो मेरिट के ऊपर काम करती हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर नहीं है वजीर आजम की, क्योंकि वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरे। पंजाब में मेरिट के ऊपर वजीर आजम की कोई जगह ही नहीं बनती। तो फेडरल में बैठे हैं ना वो, यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने ये कहा था कि जी वो बुजदार के दौर में भी ऐसा सप्लीमेंट छपा था, तो मैंने कहा उसमें वजीर आजम की तस्वीर हर सफे पे थी। अच्छा। क्योंकि वहां अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विफाक हम है पंजाब, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है यहाँ पे, या मरियम साहिबा की, अब ये तय करना है। अच्छा। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत है तो फिर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की तस्वीर भी होनी, लेकिन वो मेरिट, मरियम साहिबा मेरिट का ख्याल रखती हैं कि भाई जब एक काम किया ही नहीं वजीर आजम ने कुछ, तो मैं उनकी तस्वीर क्यों दूं। ये तो एक अच्छी बात हो गई, मैं समझता हूं। और फिर उन्होंने जिस तरह देखे ना, बुजदार ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी, डायलिसिस का प्रोजेक्ट उनका था, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल का था, फिर किसान कार्ड था। मरियम साहिबा ने वो डिस्कार्ड करके बेहतर अंदाज में काम शुरू किया, उन्हीं मंसूबों को दोबारा से अच्छे अंदाज में, ठीक है ना। ये मंसूबे वही है जो पहले भी थे। अच्छा। इनमें कोई चीज मेरा ख्याल है नई नहीं है, हेल्थ कार्ड वगैरह भी, लेकिन मेरिट के ऊपर चूंकि काम हो रहा है तो मरियम साहिबा ने नहीं, ये लैपटॉप देखिए तकसीम, फिर हेली सर्विस जो है ये मुजदार करके गया था, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर ठीक नहीं था, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। तो इसलिए वो हेलीकॉप्टर ठीक था जिसमें फवाद चौधरी कहते थे 50 रुपए लीटर लगते हैं। नहीं, वो मुझे उसका भी नहीं पता, मुझे उसका भी, तब भी ये फवाद चौधरी साहब के साथ बैठ के खाना खाता था, मुझे तो तब भी चाय भी नहीं पिलाते थे भाई, हमें झूठ बोल, ठीक है ना। ये बड़ी जाके मीटिंगें करते थे उनके साथ ना। आपका भी तो दोस्त है, पीका और टीका के ऊपर दोस्त होना कैसे, दोस्त सानू पानी भी नहीं पूछते सर। अच्छा अब असल चीज ये है कि मैं मरियम साहिबा को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने देखे काम किया है ना, तो उन्होंने ये, वैसे एक और बात बताऊं, ये 60 सफात का सप्लीमेंट नहीं है, बेसिकली 30 सफात का सप्लीमेंट है। 30 सफात अखबारात ने कम्प्लीमेंटरी छापे, ये बारीक बात किसी को नहीं पता है ये। हाँ जी, आधा सफा पेड होता है, आधा तो ये है कि ये, लेकिन चले कौमी खजाने से गए पैसे। हाँ। लेकिन यार चलो कौमी खजाने से पैसे निकले तो सही ना। अज़मा बुखारी ने देखे पूरा प्रोजेक्शन किया, और ये कि मैं देखे मेरी बात सुने, अब मुझे, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे काम करने चाहिए, इन्होंने अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट कहती रहे कि जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फैसला दिया था कि कोई भी तरक्याती कामों के इश्ताहारात पे ना वजीर आजम की ना वजीर आला की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर गलत कह रही है तो हम क्यों माने, ठीक है ना। मरियम साहिबा ने एक अच्छे काम करी है, उनकी तस्वीर छपनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी हो गया, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं, और फिर हेल्थ के हवाले से उन्होंने बड़े काम किए, तो वो उसकी प्रोजेक्शन कर रही थी। अब उस पर नाकदीन जो है सोशल मीडिया पर खूब उधम भी मचा रहे हैं। एनीवेज, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।